नमस्कार स्टूडेंट्स, माँ केदार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 2 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे जो फर्स्ट है वो है द वर्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, हमको ये वर्ड नेशनलिज्म समझना बहुत जरूरी है। जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन यूरोप, एक्चुअल में उसमें नेशनलिज्म वर्ड का मीनिंग दे रखा है। इट इज समथिंग लाइक दैट। नेशनलिज्म जो होता है वो अपने खुद के कंट्री के लिए प्यार होता है, लव फॉर वंस ओन कंट्री। लाइक जब हम प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर में तो हम देखेंगे कि पीपल जो थे वो रेडी नहीं थे लड़ने के लिए हमारी कंट्री के लिए। तो वो ऐसे कौन से कॉजेस थे जिनसे लोगों में वो एक फीलिंग जगी कि हमको हमारी कंट्री के लिए फाइट करना है, हमारी कंट्री के लिए लड़ना है। उसी को कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का एक और मीनिंग आप निकाल सकते हो कि पूरी कंट्री के लोगों को यूनाइट करके एक कॉमन पर्पस के लिए तैयार करना है। एंड यहाँ पे कॉमन पर्पस क्या था? आर इंडिपेंडेंस, कि हमको इंडिपेंडेंट होना है। उस कॉमन पर्पस के लिए सारी कंट्री के सारे लोगों को इकट्ठा करना ही नेशनलिज्म कहलाएगा। और ये एक्चुअल में हमारे इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म, वो हुआ था आफ्टर 1919, जो कि था एडवेंट ऑफ गांधी जी एंड स्टार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स। तो एक्चुअल में उसके बाद से हमारे कंट्री में एक मेजर नेशनलिज्म की वेव आई। तो वो कैसे आई, कैसे लोगों ने फाइट किया और रेडी हुए हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, तो वही एक्चुअल में इस चैप्टर में हमको देखना है, जिसकी शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, चलो पहले अपन वर्ल्ड वॉर को समझ लेते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता है एलाइड और एक्सिस के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। एक तरफ ब्रिटेन था, ब्रिटेन के अगेंस्ट उसके एनिमीज थे। ब्रिटेन के साथ इंडिया भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा था। सिंपल सी बात है, हम जो थे ब्रिटेन द्वारा रूल किए जाते थे, क्योंकि हम उसकी कॉलोनी थे। अगर हम उसकी कॉलोनी थे, अगर ब्रिटेन लड़ रहा है तो डेफिनेटली हम भी उसके साथ लड़ेंगे। तो ब्रिटेन के साथ इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट हमारी कंट्री पर हुए, जिसकी वजह से एक नेशनलिज्म जनरेट करने में हेल्प हुई। वो क्या थे वो अपने को समझना है। देखो, अगर वर्ल्ड वॉर हो रहा है, एक वॉर हो रहा है, तो वॉर में किस चीज की जरूरत पड़ती है? डेफिनेटली एक चीज की जरूरत पड़ेगी, आर्मी, नो डाउट इन दैट। दूसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी फाइनेंस। ये दो एक्चुअल में दो मेन चीजें हैं जो कि एक वॉर के टाइम पर जरूरत पड़ती है। ब्रिटेन को भी इन दो चीजों की जरूरत थी, एक आर्मी की और एक फाइनेंस की। हुआ क्या था कि आर्मी के लिए ब्रिटेन जो क्या करता था, यानी कि जो इंग्लैंड के पीपल जो हमारे पर रूल करते थे, वो जनरली फॉलो करते थे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। देखो, उनको आर्मी के लिए लोग चाहिए जो कि उनके लिए लड़ सके। तो वो क्या करते थे, जबरदस्ती गांव से लोगों को उठाते थे कम वेजेस पर, कम सैलरीज पर लड़ने के लिए, टू फाइट वॉर्स। और वो वॉर कौन सा था? वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए उनको जो मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए थी, उसके लिए वो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करते थे फ्रॉम द विलेजेस। विलेजेस से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करते थे, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को बुरा लगता था। इन लोगों को, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि ये चीजें क्यों कर रहे हैं, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता फाइनेंस। फाइनेंस के लिए उन्होंने क्या करा था? दो स्टेप करा था। पहला, रेज कस्टम ड्यूटीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम ड्यूटीज? टैक्स ऑन गुड्स। टैक्स ऑन गुड्स, जो वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है, सामान पे जो टैक्स लगता है, उसको कस्टम ड्यूटीज कहते हैं। तो जो कस्टम ड्यूटीज लगाते थे, चाहे वो इंडिया के कॉटन के क्लॉथ पर हो, मसाले पर हो, एटसेट्रा, सोल्ट पर भी लगती थी, तो उन कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया था। डेफिनेटली सही है। दूसरा, इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स। आप सभी अवेयर होंगे इनकम टैक्स के बारे में। ये जो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, वो इसलिए किया था क्योंकि उनको चाहिए था फाइनेंस। अगर उनको वॉर लड़ने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो उस फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए उनको कुछ रेवेन्यू के सोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भी ला दिया था कि भैया अब इससे ज्यादा इनकम वाले टैक्स देंगे, उसको इनकम टैक्स का। तो वहां से भी उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ। कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, वहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ। उन्होंने किसानों को जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे,
डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, उसको बढ़ा दिया, रेवेन्यूज बढ़ा दिए। तो इन सब से उन्होंने अपनी फाइनेंस की जो डिमांड थी उसको पूरा किया था। तो क्या ये सारी चीजें गलत नहीं थी? डेफिनेटली गलत थी। वो गलत थी, इसीलिए लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगी कि नहीं, हमको तो फाइट करना है हमारी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड के पीपल ये चीज गलत कर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक और जो प्रॉब्लम हुई थी वो थी इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। इन्फ्लुएंजा लिख लो, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी स्प्रेड हो गई थी जिससे मिलियंस ऑफ पीपल डाइड हो गए थे। ये क्या थी? डिसीज थी। ये क्या थी? डिसीज थी। इस डिसीज में मिलियंस ऑफ पीपल की डाइड हो गई थी, मर गए थे लोग। ये इतने बड़े लेवल पे डिसीज फैली थी, उसके बाद भी जो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इससे निपटने के लिए कोई भी सॉल्यूशंस नहीं दिए। क्यों सॉल्यूशंस नहीं दिए? क्योंकि वो कहाँ बिजी थे? वॉर में। वो वॉर में बिजी थे, इसीलिए उनका कोई अटेंशन इस डिसीज पे नहीं गया। मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए। एग्जैक्ट फिगर आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, बोर्ड एग्जाम्स में आपको वही लिखना है। तो मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए बिकॉज वी कैन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स taken no preventive steps। इसको बचाने के लिए या इसको क्योर करने के लिए कोई भी स्टेप्स उनके नहीं लिए गए। इसी वजह से इस पेंडेमिक से, इस एंडेमिक से, इन्फ्लुएंजा की बीमारी से मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए थे। तो ये एक्चुअल में अपन ने देखा इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब एक टॉपिक इसमें एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, बट एक्चुअल में आपको जानना चाहिए कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उससे एक बेनिफिट भी मिला था। एक छोटा सा बेनिफिट आप समझ सकते हो। वो बेनिफिट मिला था इंडस्ट्रीज को। पर्टिकुलरली मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे इंडस्ट्रीज को। देखो, इंडस्ट्रीज एक्चुअल में क्या था कि जब वॉर लड़ रहे, जब एक्चुअल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स लड़ रहे होंगे, उनको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, फॉर एग्जाम्पल टेंट, फॉर एग्जाम्पल वेपन्स, फॉर एग्जाम्पल आर्मी टैंक्स। इन सब चीजों के लिए उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज की हेल्प लगती है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड सेकेंड इज कॉटन इंडस्ट्री। और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन दोनों ही इंडस्ट्रीज को एक अच्छा बूम मिला था। बूम मतलब समझते एक अच्छी इंक्रीज हुई थी इनकी प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको प्रमोट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इन इंडस्ट्रीज का वापस से शार्प डिक्लाइन हुआ, वापस से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं तो ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करेंगे नहीं, इंडियन इंडस्ट्रीज को। तो वो वापस से खत्म होने के लिए लग गई थी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, चाहो तो नोट कर सकते हो, बुक में नहीं दे रखा, बट इट वाज ये भी एक रीजन था। ठीक है, अगर आप बुक में आगे आओगे तो जब आप बुक ओपन करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ चीजें मिल जाएगी। पूरा पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें वही सारी चीजें बता रखी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ने इसको कई बार डिफरेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ चुके हैं। इनफैक्ट 4 से 5 बार प्रीवियस क्वेश्चंस में ये टॉपिक आ चुका है। सो इट इज अ टॉपिक जिसके पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे, यू हैव टू नोट इट। अब इसको किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जामिनर पूछे, पेपर में किसी भी तरीके से आए, आंसर आपको अगर क्वेश्चन डिमांड करता है तो यही लिखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये एक मेजर जो थिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी नेशनलिज्म से रिलेटेड। जो मेन टॉपिक है नेशनलिज्म से रिलेटेड वो यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रॉम द सत्याग्रह। क्या है? देखो, गांधी जी द मेन हीरो ऑफ आवर नेशनलिज्म। ठीक, वेयर ही वाज, सिंपल सी बात है, वेयर ही वाज इन साउथ अफ्रीका बिफोर एंटरिंग टू इंडिया। इंडिया कब आए थे? यहाँ पे लिखा हुआ है 1915, जनवरी 1915 में इंडिया आए थे। उसके पहले गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका में थे। अफ्रीका में उन्होंने एक नोवेल मेथड ऑफ फाइटिंग उन्होंने तैयार किया था, वो था सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह जो था एक बड़ा ही पीसफुल तरीके से लड़ने का एक मेथड था, जो कि गांधी जी ने खुद इन्वेंट किया था इन हिज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। व्हेन ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन साउथ अफ्रीका, ही इन्वेंटेड दिस सत्याग्रह। तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन अबाउट व्हेन ही से सत्याग्रह? क्या मतलब होता है इसका?
तो अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूं विद द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, तो गांधी जी का ये कहना था, इफ द कॉज इज ट्रू, समझना, इफ द कॉज इज ट्रू, हिंदी में कहें कि अगर हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो वी डू नॉट नीड टू यूज द वायलेंस, हमको वायलेंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमको जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर इन द सेंस जो हमारा अपोनेंट है, जो हमारा एनिमी है, एक्चुअल में उसको जो ट्रूथ है उसका रियलाइजेशन करवाना है, हमको परस्यू करवाना है कि ये सच्चाई है, उसको फोर्सफुली वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करवाना है। एग्जाम्पल के लिए समझो, ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स क्रूएलिटी कर रही है, कैसी क्रूएलिटी करी, अभी देखा अपन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्रूएलिटी करी उन्होंने, क्या वो गलत थी? गलत थी। तो क्या हमारा लड़ने का कॉज ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। यानी कि अगर हम उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, वो जो इम्पैक्ट हुआ उसके लिए लड़ रहे ब्रिटिशर्स से, तो हमारा कॉज ट्रू है। तो कॉज ट्रू है तो हम ब्रिटिशर्स से कैसे लड़ेंगे? पीसफुली लड़ेंगे, नॉन वायलेंटली लड़ेंगे। अगर हम नॉन वायलेंटली फाइट कर रहे हैं तो इसमें जो एक मेन चीज है वो क्या है? नॉन वायलेंस। तो अगर हम नॉन वायलेंटली लड़ रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को हमको रियलाइज करवाना है कि आपने जो किया वो चीज गलत थी और जो हम कर रहे हैं वो चीज क्या है? सही है। तो एक्चुअल में ट्रूथ जो है, जो सच्चाई है, उसको रियलाइज करवाना है, परस्यू करवाना है, ना कि उसको फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाना है। ये एक्चुअल में आइडिया था सत्याग्रह का। और ये सत्याग्रह जो है उन्होंने डेफिनेटली यूज किया था किसमें? साउथ अफ्रीका में, व्हाइल फाइटिंग फॉर इंडियंस। तो जब आप एक्चुअल में बुक में आओगे, यू विल रीड आउट द टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट है वो भी कुछ इस टाइप से बताता है। The idea of सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for truth, कि हमको हमेशा सच्चाई के लिए ही सर्च करना चाहिए। It suggested that if the cause was true, the struggle was against injustice, then a physical force was not necessary to fight the oppressor. सच्चाई के लिए आप लड़ रहे हो, जस्टिस मतलब न्याय के साथ आप लड़ रहे हो, तो आपको फोर्सफुल मेथड्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। Without being aggressive, सत्याग्रही could win the battle through non-violence, और हम नॉन वायलेंस के थ्रू बैटल जीत सकते हैं। This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. conscience मतलब उसके माइंड को चेंज करना है। देखो, एक होता है कि किसी तरह से फोर्सफुली किसी चीज को एक्सेप्ट करा देना, कि बच्चा बहुत देर तक टीवी देख रहा है, आप गए, आपने उसको एक चाटा लगाया और बच्चे को बोल दिया टीवी बंद कर दे, बच्चे ने टीवी बंद कर दी। आपने कैसे उसको सच्चाई बताई? फोर्सफुली, कि आप टीवी देख रहे हो, बंद कर दो। वहीं आप गए और बच्चे को समझाया, एक अंडरस्टैंडिंग दी कि ज़्यादा देर तक टीवी देखने के नुकसान होते हैं, ये चीज़ें खराब होती है, आपके माइंड को इफेक्ट पड़ेगा, आइस पर इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा समझ गया मतलब उसके अपने कॉन्साइंस में वो चीज़ डालनी कि अच्छा ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टाइम वो खुद टीवी बंद कर देगा एक समय के बाद। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्साइंस को आपने चेंज किया। सिमिलरली गांधी जी क्या चाहते थे? फोर्सफुली नहीं, हमको कॉन्साइंस को चेंज करना है। ठीक है, तो ये सब उन्होंने बताया था। हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, सच्चाई देखने के लिए उनको परस्यू करवाना है, ना कि फोर्सफुली, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। फोर्सफुली ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करवाना है। दैट्स द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये कंप्लीटली ऐसी की ऐसी डेफिनेशन आपको बाय हार्ट मेमोराइज करना है। सर कैसे करना है? 4-5 बार पढ़ लो, उसकी वर्डिंग्स को समझो, मैंने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड समझाया, उसकी वर्डिंग्स को समझो, एज इट इज याद करो। जब भी आपसे पूछे जाए व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, यू हैव टू राइट ऑल दिस। ओके, क्लियर? चलो, व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया, he started with several small movements. बोलते हैं ना, बड़ा मैच खेलने के पहले प्रैक्टिस जरूरी है, एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए बड़ा मैच खेलने के पहले। तो जो बड़ा नेशनलिस्ट मूवमेंट गांधी जी लाना चाहते थे, उसके पहले उन्होंने कुछ स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स लाए। उन्होंने 3 सत्याग्रह करे। जब गांधी जी इंडिया आए, इंडिया आने के बाद में उन्होंने इंडिया के अंदर 3 अलग अलग जगह पर सत्याग्रह करे। ये बहुत ही स्मॉल स्केल के सत्याग्रह थे। स्मॉल स्केल के मतलब बहुत छोटे लेवल के सत्याग्रह थे, बट इससे उन्होंने लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लिया था कि अगर इस बार लोग मेरे साथ कनेक्ट हो गए तो जब मैं पूरे कंट्री के लिए सत्याग्रह करूंगा तो ये लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। विद दिस आइडिया गांधी जी ने 3 सत्याग्रह लॉन्च करे थे। जिनमें से जो फर्स्ट था वो था चंपारण सत्याग्रह। इनको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह
इन बिहार इन द ईयर 1970। क्या था चंपारण सत्याग्रह? किसके लिए करा था चंपारण सत्याग्रह उन्होंने? फॉर द पीजेंट्स, फॉर द इंडिगो पीजेंट्स, स्पेशली इंडिगो पीजेंट्स के लिए ये चंपारण सत्याग्रह किया था। एक्चुअल में 3 कटिया सिस्टम चलता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने किया था। इतना आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आपकी स्कोप में भी नहीं है और मैं उतना ही समझाऊंगा जितना आपको जरूरी है। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो एक्चुअल में 3 कटिया सिस्टम के अगेंस्ट में था कि ब्रिटिशर्स जो है वो फोर्सफुली पर्टिकुलर एरिया पे इंडिगो कल्टीवेट कराया करते थे, तो लोग उससे काफी ज्यादा परेशान थे। गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद में इंडिगो पीजेंट्स के साथ मिलकर चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था और इट वाज अ सक्सेसफुल। Believe me, it was a successful. So let's write it with a green word. Green. Okay, successful. It was डेफिनेटली ये जो था सक्सेसफुल था। ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया था, पीजेंट्स को रिलीफ मिला था। यानी कि जो पहला मैच गांधी जी ने खेला, जो नेशनल वॉर या बोल सकते हैं नेशनल मैच जो गांधी जी ने खेला था, उसमें गांधी जी जीत गए। डेफिनेटली ये हम इस पे ग्रीन टिक कर देते हैं। तो भैया जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें गांधी जी जीत गए। चलो नेक्स्ट वाज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात, अगेन इन द ईयर 1970। खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए था? अगेन फॉर द पीजेंट्स, ये भी किसानों के लिए था। वही उनकी रेवेन्यू से रिलेटेड डिमांड्स थी कि प्रोडक्शन बहुत कम हुआ था ड्यू टू क्लाइमेट, और उसी वजह से वो चाहते थे कि एक्चुअल में गांधी जी चाहते थे कि अगर क्लाइमेट की वजह से फसल नहीं आई है तो रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को कम करना चाहिए। तो वही किसानों के लिए उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था गुजरात में, और इसमें भी ही वाज सक्सेसफुल। ब्रिटिशर्स ने डिमांड उनकी सुन ली थी और जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था किसानों पर, उसको घटा दिया था। और यही वो खेड़ा सत्याग्रह है जिसमें एक्चुअल में गांधी जी फर्स्ट टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले थे। तो वो भी एक हिस्टोरिक मूवमेंट था कि गांधी जी मिले थे वल्लभ भाई पटेल से। तो इट वाज अगेन सक्सेसफुल मूवमेंट। ठीक, हम यहाँ पे भी ग्रीन टिक करेंगे, गांधी जी जीत गए थे। द लास्ट थर्ड वन वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। Ahmedabad mill strike in the year 1918. No need to write the place. It's Ahmedabad, located in Gujarat. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये मिल वर्कर्स के लिए थी। क्या था मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम? हमेशा ध्यान रखना, उस टाइम पे मिल वर्कर्स की एक ही प्रॉब्लम होती है, काम करने का समय ज्यादा होता था, वेजेस कम होती थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लो वेजेस। तो इसके अगेंस्ट में मिल ओनर्स के खिलाफ गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया था कि उनको सैलरीज अच्छी मिलनी चाहिए, एटलीस्ट एक डिसेंट अमाउंट में सैलरी मिलनी चाहिए, वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, वर्किंग प्लेस एयर कंडीशन होनी चाहिए। एयर कंडीशन मतलब प्रॉपर एरेशन हो, है ना, वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने किया था 1918 में मिल वर्कर्स के साथ मिलकर। अगेन इट वाज अ सक्सेसफुल। गांधी जी ने 3 स्मॉल स्केल सत्याग्रह फाइट किए एंड ऑल 3 वर वेरी सक्सेसफुल। तो इससे गांधी जी को कॉन्फिडेंस मिला। क्यों कॉन्फिडेंस मिला? अभी तक जो भी मूवमेंट हो रहे थे गांधी जी के आने के पहले, उनमें मिल वर्कर्स हो या पीजेंट्स हो, वो एक्चुअल में इतने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो लीडर्स थे वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और इस बार गांधी जी ने डायरेक्टली पीजेंट तक पहुंचा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो अब मुझे बताओ, ये किसान जो है जिनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गांधी जी ने दिया, क्या ये जब गांधी जी बोलेंगे कि हमको देश के लिए लड़ना है, क्या उनके साथ नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। ये वर्कर्स क्या गांधी जी के साथ नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो एक्चुअल में जो मेन मास था ना, अपना मेन मास मतलब जो मेन पॉपुलेशन जो थी, जो कि पीजेंट्स थे, मिल वर्कर्स थे, एक्चुअल में उनको गांधी जी ने कनेक्ट किया एंड डेफिनेटली उन्होंने उसके लिए
उनको एक रिक्वेस्ट किया कि हम हमारे नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करें। तो अगर आप इसी को बुक में देखोगे तो हमने जो है ये पोर्शन भी कवर कर लिया है। मैं नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाऊंगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पूरा अपन ने कवर कर लिया है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये खेड़ा सत्याग्रह, ये आ गया आपका चंपारण सत्याग्रह, और ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रोलेट एक्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। इसको आप एक बार रीड आउट करें, सत्याग्रह अच्छे से लिख ले, कॉजेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट अच्छे से लिख ले, बाय हार्ट उसको करना है। और ये 3 सत्याग्रह गांधी जी के नोट कर ले। ये तीनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, शॉर्ट आंसर्स में आते हैं, लॉन्ग आंसर्स में भी आते हैं। डेफिनेटली आप इसको समझ जाना और एंड तक आप वीडियोस देखते रहो। उसके लिए थैंक यू, एंड you must subscribe our channel, like the video, share to your friends and try to be connected with us, क्योंकि जो सीरीज स्टार्ट करनी है इसको पूरा एंड तक करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। एट द एंड प्रीवियस से क्वेश्चंस देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। इट विल बी अ डेफिनेटली मोस्ट लविंग क्लास फॉर यू। सो थैंक यू फॉर द एंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, like the videos